हेलो एवरीवन। आज हम प्रश्नावली 1.2 समुच्चय के प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहले आपको पता है कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। रिक्त समुच्चय को या तो हम फाई से या फिर इस प्रकार की कर्ली ब्रैकेट जिसमें कोई भी अंदर अवयव नहीं लिखना है आपको, तो इससे दर्शाते हैं। आप यह चिन्ह भी प्रयोग कर सकते हैं और यह इसे फाई बोलते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट। तो ये आपका रिक्त समुच्चय होगा। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है आपका 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत देखिए, सबसे पहले तो इसमें कहा गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपको पता है कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से। 1 से 1 2 इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं। पर हमें जो प्रश्न बोला है 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य आपको पता है जैसे 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, इस तरीके से, और वो विषम हो। तो क्या ऐसी कोई भी संख्या है जो कि 2 से तो भाज्य हो और विषम हो? तो नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी संख्या 2 से भाज्य होगी उसे हम सम संख्या बोलते हैं। 2 से जो भी संख्या भाज्य होती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि 2 से कोई संख्या भाज्य हो और वह विषम हो? तो नहीं। तो इस तरीके से यह क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें तो कोई अवयव नहीं आएगा। ये एक रिक्त समुच्चय अर्थात फाई है। यही हमसे पूछा गया था कि आपको बताना है कि इनमें से कौन रिक्त समुच्चय है। तो आपका पहला प्रश्न जो है ये एक रिक्त समुच्चय है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं जिसमें कहा गया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो। जैसे कि कुछ अभाज्य संख्या आप देख सकते हैं। एक आपका ना तो अभाज्य संख्या होता है ना ही भाज्य, तो एक को आपको नहीं लेना। उसके बाद 2 3 5, 5 भी अपने अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होता है। 6 अगर आप लेंगे तो 6 2 से विभाजित होता है, इसलिए 6 हम नहीं लेंगे। 7 भी अपने अतिरिक्त किसी अन्य, आप इन सब संख्याओं को विभाजित करके देख सकते हैं, ये अपने अतिरिक्त और किसी से भी विभाजित नहीं होंगी। इस तरीके से और कई संख्याएं रहेंगी। पर आपको जो कहा गया है सम अभाज्य, तो देखिए केवल और केवल एकमात्र जो सम और अभाज्य संख्या है वो आपकी 2 है। तो यहाँ पर आपका आएगा 2। तो चूंकि यहाँ पर एक अवयव तो हमें मिला है जो कि 2 है, क्या ये हमारा ऐसा है कि हमें कोई भी अवयव ना मिला हो? तो नहीं, अर्थात यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। तो आपको बता देना है कि यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x जो हमारा है वो 5 से छोटा। पहली बात तो प्राकृत संख्या आपको पता है नेचुरल नंबर जो कि 1 से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगे। x हमारा 5 से छोटा, 5 से छोटा आपका जैसे x हम कहा गया है 5 से छोटा, 5 से छोटा क्या होगा, 1 2 3 और 4। साथ ही x जो है 7 से बड़ा, तो अगर बोला है कि x बड़ा है 7 से, मतलब कि 7 से बड़े में आपका आएगा 8 9 10 और इस तरीके से ये अनंत तक जाएगा। तो क्या कोई ऐसी संख्या संभव है कि जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो 5 से छोटी है तो फिर वो 7 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो इसलिए क्या इसमें कोई अवयव आएगा समुच्चय में? नहीं। तो यह क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब आपको पता है समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो समांतर रेखाएं जो आपकी होती हैं, ऐसी दो रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे कि आप देखिए, ये अगर हम एक रेखा खींचते हैं, इसके सामने एक और रेखा खींचती है, मानिए इसको हम नाम दे देते हैं AB और इसे हम दे देते हैं CD। तो समांतर रेखाएं मतलब एक दूसरे के समांतर खींची हुई, ऐसे भी आप खींच सकते हैं क्षैतिज रूप से। ये आपका ऊर्ध्वाधर रूप है, ये क्षैतिज रूप, इसे आप वर्टिकल और इसे हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। तो आप यदि इस प्रकार से रेखा खींचते हैं, अगर इन रेखाओं को आप कितना भी बढ़ाएं, अगर हम इस रेखा को बढ़ाते हैं और या फिर इसे भी ऐसे बढ़ाते हैं, तो क्या ये रेखाएं कभी भी मिलेंगी? नहीं। तो कोई भी जो समांतर रेखा होती है, जैसे कि आप ले सकते हैं, जैसे कोई सड़क होती है, जैसे कोई रोड होती है, तो रोड का अगर आप किनारा लेते हैं तो क्या रोड के वो किनारे कभी भी मिलेंगे? नहीं।
तो इन्हें आप कितना भी बढ़ाएं ये नहीं मिलेंगे। तो जो समांतर रेखा होती हैं उसमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु मतलब अर्थात जैसे अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती, आप मानिए ये जैसे प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, प्रतिच्छेद मतलब काटना, ये एक बिंदु पर काट रही है, तो ये इनका उभयनिष्ठ बिंदु, क्योंकि ये इस रेखा पर भी और इस रेखा पर भी। पर यदि हम समांतर रेखाओं को देखें तो ये तो कभी मिलेंगे नहीं, तो क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है? नहीं। अर्थात ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारा एक क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। यह हमारा फाई अर्थात एक रिक्त समुच्चय है। इस प्रकार से आपको ये देख लेना है, यह हमारा एक रिक्त समुच्चय है, ये कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित हैं और कौन अपरिमित। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आपको पता है वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। अर्थात यह क्या है? निश्चित है एक। अब 12 महीने आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि आपका जनवरी इसमें आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, और पूरा इस तरीके से आप कहाँ तक लिख सकते हैं? तो ये आपका पूरा जाएगा दिसंबर तक। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका दिसंबर तक, अर्थात यह एक निश्चित मान है। तो यह आपका क्या कहलाएगा? एक ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो यह आपका क्या है? एक परिमित समुच्चय है, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि यह आपको बताना है कि यह परिमित है या नहीं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 1 2 3 और फिर डैश 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 कर दिया गया है। एक आपको पता है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। तो ये आपका चूंकि 1 2 और 3 से लेकर के अंतिम संख्या निर्धारित नहीं है, अर्थात यह अनंत तक जाएगा। और जब भी आपका प्रश्न या कोई भी समुच्चय अनंत तक जाए तो फिर वह क्या कहलाता है? अपरिमित। यह आपको ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई भी समुच्चय अनंत तक जा रहा है तो वह आपका अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो यह आपका कैसा समुच्चय है? तो यह एक अपरिमित समुच्चय है। इसी तरीके से अगर हम अगला प्रश्न देखें तो ये आपका दिया हुआ है 1 2 3 और फिर यह गया हुआ है 99 और पूरा 100 तक। तो ये जो संख्या आपकी फिक्स है कि 1 से लेकर कहाँ तक है? 100 तक, अर्थात यह एक निश्चित है। देखिए जब भी आपको कोई निश्चित मान मिले तो वह आपका क्या कहलाएगा? तो वह आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो ये कैसा समुच्चय है? यह परिमित है या नहीं? तो यह परिमित है। फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक। तो आपको पता है पूर्णांक तो वैसे आपके जीरो से जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी भी ऋणात्मक सारी, पर हमसे कहा गया है पूर्णांक और उसमें भी धन। 100 से बड़े, तो जैसे 100 से बड़ा आपका 101 102 103, इस तरीके से ये अनंत तक जाएगा, क्योंकि इसका तो कुछ अंत नहीं है। 100 से बड़ी कई संख्याएं हो सकती हैं, तो यह अनंत तक जाएगा, अर्थात एक ऐसे समुच्चय है अपरिमित। जब भी आपका प्रश्न या समुच्चय जो है वह अनंत तक जाए तो आपका समुच्चय हमेशा कैसा होगा? अपरिमित कहलाएगा, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात यह निश्चित नहीं है, इसलिए किस प्रकार का समुच्चय है? अपरिमित है। फिर यदि हम देखें अगला प्रश्न है हमारा कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए 99 से छोटे कहा गया है और अभाज्य पूर्णांक हमसे कहा गया है। 99 से छोटे, तो 99 से छोटे आपको पता है कि इसमें कुछ जो भी पूर्णांक संख्याएं होंगी वो निश्चित होंगी, क्योंकि आपको निर्धारित कर दिया है क्या है, क्योंकि 99 से आपको कम पे लेना है। तो इसलिए यह 99 से चूंकि छोटा बोला हुआ है, 99 से छोटा, तो 99 से छोटे जो भी होंगे वो निर्धारित होंगे, फिक्स होंगे। तो इसलिए यह आपका किस प्रकार का समुच्चय है? तो यह परिमित समुच्चय है। तो इसे जब भी आप लिखेंगे तो लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों में आपको कारण क्या लिखना है। जैसे कि वर्ष के 12 महीने तो आपको पता है, आपको यहाँ पर लिख देना है कि चूंकि हमें पता है वर्ष में केवल 12 महीने ही होते हैं, अर्थात वर्ष के महीने निश्चित हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय, जो भी आपका निश्चित होगा वो परिमित होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न में अगर हम देखें तो यह अनंत तक जा रहा है, तो आपको यहाँ पर लिख देना कि चूंकि संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो रही हैं, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है।
इस प्रश्न में यदि हम देखें तो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक न जा करके केवल 100 तक जा रही हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यह हमें पता है कि संख्याओं का अंत कहाँ पर होना है। तो जब भी यह निर्धारित हो कि कहाँ से कहाँ तक की संख्या लेनी है, तब फिर हम उसे क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय, क्योंकि यह निश्चित है, फिक्स है। इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो 100 से बड़े, अब आपको पता है 100 से बड़े बहुत धन पूर्णांक हो सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं है, तो यह अनंत तक जाता है, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। 99 से छोटे, आपको पता है कि 99 से छोटे कुछ ही ऐसी संख्याएं होंगी जो अभाज्य भी होंगी और 99 से छोटी भी होंगी, इसलिए यह कैसा समुच्चय है, एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, बताना है कि इनमें से कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न है आपका एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो आपको पता है ये हमारा इस प्रकार से चतुर्थांश होता है, जिसमें कि यह आपका एक्स अक्ष होता है और यह आपका वाई अक्ष होता है, यह आपका वाई अक्ष होता है। इस तरीके से इधर धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक, इधर धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो हमें जो प्रश्न में पूछा गया वो ये कि एक्स अक्ष के समांतर, तो यदि हम केवल देखें एक्स अक्ष को तो ये हमारा एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा, तो यदि हम इसके समांतर कोई भी रेखा खींचते हैं तो इस तरीके से हम कितनी भी रेखा खींच सकते हैं। समांतर अर्थात ऐसी रेखा जो एक दूसरे से ना मिले, अगर हम ऐसे खींचेंगे तो फिर वो वाई अक्ष के समांतर कहलाएगा। तो एक्स अक्ष के समांतर मतलब एक्स अक्ष के सामने, तो हम इस तरीके से कई रेखाएं खींच सकते हैं एक्स अक्ष के समांतर। तो चूंकि हम एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए ये कैसा समुच्चय होगा, क्या ये एक परिमित समुच्चय है, तो नहीं, क्योंकि ये संख्या क्या है, इनकी रेखाओं की अनंत संख्या है, अनंत रेखाएं हो सकती हैं, अर्थात यह क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। जो कि हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि परिमित है या अपरिमित, तो यह आपका एक अपरिमित समुच्चय है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो आपको पता है कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं। तो आपको पता है कि अंग्रेजी में हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 लेटर होते हैं। चूंकि इनकी संख्या निर्धारित है, अर्थात ये किस प्रकार का समुच्चय कहलाएगा, तो यह एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं कितने होते हैं, 26। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, अर्थात यह क्या है, एक परिमित समुच्चय है। तो यह आपका परिमित समुच्चय है। फिर अगला प्रश्न है हमारा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। तो आपको पता है 5 की गुणज अर्थात 5 से गुणा करने पर बनी संख्या। जैसे कि 5 का यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो 5, 5 का यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 10 आएगा। इस तरीके से अगर हम 5 का 10 से गुणा करते हैं तो ये 50 अर्थात 50 आएगा। इस तरीके से कई संख्याएं हम बना सकते हैं गुणा करके। तो क्या ये संख्याएं निश्चित है? नहीं, ये तो अनंत हो जाएंगी, कई सारी संख्याएं हो जाएंगी, ऐसी बहुत संख्याएं होंगी जो कि 5 गुणज होंगी। तो यह आपका समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है, तो यह एक अपरिमित समुच्चय है, यह परिमित नहीं है, यह क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। फिर अगला प्रश्न हम देखें पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं वो बहुत सारे जानवर होते हैं, पर वह निश्चित होता है। आपको ये पता है कि कौन कौन से जानवर होते हैं, जैसे सांप है और भालू है। तो ये सारे जितने भी जानवर होते हैं आपको पता है इन सब जानवरों के बारे में। तो ये जानवर क्या हैं, निश्चित हैं। इसलिए यह जो हमारा समुच्चय है, यहाँ पर जानवर तो कई सारे होंगे पर जानवर हमें पता है सारे निश्चित हैं, इसलिए यह क्या है आपका यह एक परिमित समुच्चय है। तो यह समुच्चय किस प्रकार का है, यह परिमित है। फिर है आपका मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या, वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए आपको पता है ये जो हमारा चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश में ये जो बिंदु होता है इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि शून्य होता है। इससे इधर धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक संख्या होती है। एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त, तो आपको पता है मूल बिंदु से कई सारे वृत्त जा सकते हैं। जैसे अगर हम एक ऐसा वृत्त बना दें या फिर एक इधर वृत्त बना दें या एक वृत्त ऐसे बना दें, तो ये सारी वृत्त आप देखिए तो ये मूल बिंदु
को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मूल बिंदु से होकर के जा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे कई वृत्त हो सकते हैं जो कि मूल बिंदु से होकर जाएं, अर्थात इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो यह भी आपका क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। यह समुच्चय आपका अपरिमित कहलाएगा।